क्या देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी काम को थोड़े कदम आगे चलते ही या बहुत पास वाले लूप में चेक करा, जिसका नाम क्या था, C2। तो फॉर्मूला क्या लिखा दोबारा से कि BDL, और BDL जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू नॉट इनटू आई, और आई की जो वैल्यू है सर, आई की जगह जो आंसर है। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आपने क्या क्या पढ़ लिया था, सुने बेटा ध्यान से। बात नंबर 1, EM वेव्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें स्पेक्ट्रम की बातें जो है ना वो हमने करी थी सर। और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजें आपने क्या पढ़ी थी कि सर हमारे पास वेव्स की एक सीक्वेंस है, जिसको आपने गाड़ी XUV IM राइडर से याद कर लिया था। उनके आपने क्या पढ़ लिए थे, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पढ़ लिया था, वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़ लिया था, फिर आपने उनके यूजेस पढ़े थे, और उनके बेसिस पे कुछ सवाल जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे जो है इस क्लास में जो बचा हुआ है उसको डिस्कस करके इस यूनिट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब जो काम करना है, कुछ टॉपिक्स हमारे पास बच गए हैं, हालांकि इनका इंपॉर्टेंस लेवल जो है कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी टॉपिक सिलेबस का हिस्सा है, तो इस पे टाइम जो है वो हमें लगाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा काम जो है वो आपको समझा रहा हूं कि हमने यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पढ़ी थी, और यूनिट नंबर 3 में एक छोटा सा काम हमने पढ़ा था, वो डिस्कस किया था क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, क्या पढ़ा था ये, उस टाइम पे भी कहा था कि यूनिट नंबर 5 में इसको हम डिस्कस करेंगे, और वो टाइम है जब आपने इसको डिस्कस करना है। कि एक वर्ड जो है वो हमने डिस्कस करा, और वो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमने क्या पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके बेसिस पे आपने सोलेनोइड को पढ़ाया था। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप किसके बराबर था, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई के बराबर था। ठीक है, ये बात जो है वो लगभग हर बच्चे ने पढ़ी है। ये इंटीग्रेशन का साइन है क्लोज लूप पे, बी का क्या मतलब होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी क्या है, बी जो है सर वो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, म्यू नोट। म्यू नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो म्यू नोट क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ी सी चीजें जो मैं बता रहा हूं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी है उसको क्या कहा जाता है, म्यू नोट। इसकी वैल्यू के बारे में बात करूं तो म्यू नोट बाई 4 पाई, और म्यू नोट बाई 4 पाई किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस के 7 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने डिस्कस किया था कि BDL बराबर है म्यू नोट इंटू आई, ये चीज हमने पढ़ ली थी। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नोट क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस म्यू नोट के बारे में जब हम बात करें, हल्की सी वैल्यू हमने याद करी थी कि म्यू नोट बाई 4 पाई किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस 7 के बराबर है। ये काम जो है ना वो हमने करना था, ये चीजें जो है वो हमने पढ़ ली। अब अगला जो काम आपने डिस्कस करना है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो काम जो है वो आपके पास क्या कुछ होगा कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ लिया था, कहां पढ़ लिया था, 3rd यूनिट में। फिर उसके बाद जो है वो हमने एक छोटा सा काम और पढ़ा यूनिट नंबर 4 में। इनके कॉम्बिनेशन से एक बात जो है ना वो डिस्कस करेंगे आज हम, कि हमने जो है ये क्या लगा रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है, और इस कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या था, XC। किससे लिखते थे, XC से, और इस XC का फॉर्मूला क्या होता था, 1/ωc। और 1/ωc जब ये था तो ओमेगा को क्या लिखा था, 2 पाई न्यू, और मल्टीप्लाई बाई क्या, C। और जब मैंने बात करी थी किसके लिए, DC सोर्स, कुछ नहीं उतारना है, ये सारा का सारा काम पुराना है, आज वाला काम तो अब करवाना है। कि जब हम बात करते हैं किसके लिए, DC सोर्स के लिए, तो DC सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। DC सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। और जब इस फ्रीक्वेंसी को 0 लिखा था तो XC कितना आ गया था, इनफाइनाइट। अपोजिशन इनफाइनाइट है, अपोजिशन इनफाइनाइट है तो सर करंट जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। करंट जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये काम जो है सर वो हमने सारा का सारा कर लिया था। इतना काम हमें किसके बेसिस पे पता है, यूनिट नंबर 3 के बेसिस पे, और इतना जो काम है सर ये किसके बेसिस पे पता है, यूनिट नंबर 4। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके यूनिट नंबर 5 का टॉपिक पढ़ना है अपने। कि काम जो है सर वो हमने क्या करा, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, जिसने BDL की वैल्यू को बताया म्यू नोट इंटू आई के बराबर। फिर हमने कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है, 1/ωc होता है। ओमेगा को लिखना चाहूं 2 पाई इंटू न्यू लिखता हूं, DC के लिए न्यू 0 है, तो DC सर्किट जो है कैपेसिटर के लिए कामयाब नहीं है, या कैपेसिटर DC सर्किट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसके लिए अब चीजें जो है वो हमने पढ़नी है। एक वर्ड जो है इस वाली यूनिट का जो काम हमने शुरू करना है वो क्या है, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने जो काम शुरू करना है वो क्या है, इनकंसिस्टेंसी इन
एम्पियर सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो में इनकंसिस्टेंसी है। क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो जो आपने पढ़ा है, बीडीएल किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू आई। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार क्या रहना, सेम रहना, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कभी वैल्यू कुछ और है, कभी आंसर कुछ और है, ठीक है। तो जो एम्पियर सर्किटल लो है, जो ये सारा का सारा काम जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारा का सारा काम करने वाले साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल साहब हैं। मैक्सवेल साहब ने क्या देखा कि जो एम्पियर सर्किटल लो है उसमें इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब कभी उसका आंसर कुछ और आ रहा है, कभी उसका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो उन्होंने उस कमी को देखा, फिर उस कमी का कारण जाना कि ये कमी आ क्यों रही है, और तीसरी जो बात करेंगे उस कमी को ठीक कैसे किया। ये तीन काम जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लो क्या मतलब है। सर ध्यान से समझें कि एक जो है सर वो हमारे पास क्या मान लिया, इस तरीके से कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया किससे, डीसी सोर्स से, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया एक की के थ्रू। ये सर्किट जो है बहुत बेसिक सा सर्किट जो है वो आप लोगों ने ले लिया। इस सर्किट में हमें क्या पता है कि सर ये जो है, ये तो आपने किसको लिया है, ये तो हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। यहां पे हमारे पास ये क्या लगी है, एक की लगी हुई है, ठीक है। और ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, और एक जो है वो आपके पास क्या है, की है। इस तरीके से काम हमने कर लिया। अब मुझे क्या पता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का क्या है, नेगेटिव। वायर में क्या जाएगा, करंट। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के अंदर अगर हम देखते हैं तो कैपेसिटर तो डीसी सर्किट को क्या कर देता है, ब्लॉक। इस कैपेसिटर के अंदर अगर मैं कोई लूप कंसीडर करता हूं तो इस लूप के अंदर करंट जो है सर वो कितना है, 0 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो कोई लूप अगर मैं कहां पकड़ लूं, बाहर पकड़ूं, इसके जस्ट बाहर लूप पकड़ता हूं तो यहां तक तो करंट आ रहा है सर। ये जो मैंने सर्कल से बनाए हैं ये जो है ये लूप पकड़े हैं आपने। इस वाले लूप को, ग्रीन वाले को नाम दे दिया C1, और इस कैपेसिटर के अंदर जो पड़ा है इसको नाम क्या दे दिया, C2 नाम दे दिया। मुझे क्या पता है, बैटरी की वजह से इस वायर में क्या जाएगा, करंट जाएगा। यहां तक तो करंट है, लेकिन कैपेसिटर डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक। अब कैपेसिटर अगर डीसी को ब्लॉक कर देता है तो अंदर तो करंट कितना है, 0। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, ये हमने कहां जाना है, यूनिट नंबर 4 में, कि कैपेसिटर का जो अपोजिशन है क्या लिखा जाता है, XC। और XC अगर लिखा जाता है तो सर ये XC इनफाइनाइट हो जाता है, तो करंट कितना हो जाता है, 0। अब समझेंगे ध्यान से कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लो, अगर मैं एम्पियर सर्किटल लो को यूज करता हूं, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लो, मैं एम्पियर सर्किटल लो का इस्तेमाल करता हूं। और एम्पियर सर्किटल लो में चीजें जो है वो हमने कैसे पढ़नी है, ध्यान से समझे कि एम्पियर सर्किटल लो मेरे पास है और उसको मैं यूज करने जा रहा हूं। पहले यूज कर रहा हूं फॉर लूप C1 के लिए। C1 के लिए अगर मैं बात करूं तो C1 के लिए काम क्या है कि BDL, और BDL किसके बराबर है, BDL बराबर है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई के। पहले वाले लूप में करंट जो है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। इसी काम को मान लो, इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी काम को थोड़े कदम आगे चलते ही या बहुत पास वाले लूप में चेक करा जिसका नाम क्या था, C2। तो फॉर्मूला क्या लिखा दोबारा से कि BDL, और BDL जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू आई। और आई की जो वैल्यू है सर, आई की जगह जो आंसर है सर वो कितना है, 0। तो म्यू नॉट इंटू करंट, करंट की जगह कितना हो गया, 0। समथिंग इंटू 0, आंसर कितना है, 0 के बराबर। ये इक्वेशन क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार वैल्यू का क्या रहना, सेम। इनकंसिस्टेंट का मतलब देखो, BDL लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है। यहां पे आंसर क्या था, म्यू नॉट आई, और यहां पे आंसर कितना हो गया, 0। मतलब कि कुछ पल पहले ही आंसर कितना था, म्यू नॉट आई था, अगले ही पल वो आंसर जो है वो कितना हो गया, 0। कंसिस्टेंट का मतलब तो लगातार क्या रहना चाहिए था, सेम। इनकंसिस्टेंट का मतलब अगले ही पल वैल्यू जो है या थोड़ी देर के बाद ही वैल्यू क्या हो गई है, चेंज। तो लो में कुछ क्या है, कमी है, क्योंकि कभी आंसर कुछ और दे रहा है, कभी आंसर कुछ और दे रहा है। इस वर्ड को क्या कहा गया है, इनकंसिस्टेंसी। जो लो हमने पढ़ा, कहां पढ़ा, यूनिट नंबर 3 में, एम्पियर सर्किटल लो। BDL बराबर है म्यू नॉट इंटू आई। क्या वो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं। कभी उसका आंसर कुछ और आ रहा है, कभी आंसर कुछ और आ रहा है। इस कमी को क्या कहा गया है, इनकंसिस्टेंसी कहा गया है। इस इनकंसिस्टेंसी का ये तो पता लगा लिया कि कमी है, अब क्या जानेंगे कि वो कमी क्यों है और फिर उस कमी को ठीक कैसे करेंगे। पहले इस इनकंसिस्टेंसी को उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश। ये जो है वो पता कर लिया आपने कि ये आंसर कितना है, म्यू नॉट आई है, ये आंसर कितना है, 0। कभी आंसर कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई, कभी आंसर कितना आ रहा है, 0। तो इनकंसिस्टेंसी तो है। अब
इसका कारण क्या है? कारण क्या हुआ है सर, समझे ध्यान से, कि यहां तक तो करंट कितना था आई, कैपेसिटर के अंदर जाके वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई। मतलब कि ये जो लो है, मतलब कि यहां पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन जो है वो शो करती है, शोज इनकंसिस्टेंसी। फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है वो शोज इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लो। इन इक्वेशंस ने हमें शो किया, और क्या शो करा है कि लो जो है वो हर जगह वैलिडिएट नहीं हो रहा है। कहां वैलिडिएट नहीं हो रहा है सर? ठीक है, इनकंसिस्टेंसी कहां आ रही है? इट इज नॉट एप्लीकेबल। समझे ध्यान से, देखो जैसे आपने सोलेनोइड पढ़ा, सोलेनोइड पे ये रूल जो है वो क्या हो रहा था? एप्लीकेबल, क्योंकि हर जगह केस किसका था? स्टेडी फ्लो ऑफ करंट था। कैसा फ्लो था? करंट हर जगह क्या था? सेम था। ठीक है, कंडीशन सारी क्या रह रही थी? सेम। लेकिन यहां पे जाके चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। चेंजिंग कंडीशंस में वैलिडिएट नहीं है, कांस्टेंट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? वैलिडिएट हो रहा है। क्या मतलब है? इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन रीजन्स, उन जगह पर ये वैलिडिएट नहीं हो रहा है, इन रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी इज चेंजिंग विद टाइम। जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। समझे ध्यान से। सर आपने जब यूनिट नंबर 3 में एसीएल पढ़ाया तो आपने कहीं पे भी इस तरीके की बात नहीं करी कि इस रूल में कुछ कमी है। वहां पे तो लगाया है, तो लग कहां पाता है? जहां पे कंडीशन क्या रहती है? सेम। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ क्या होता है? चेंज, वहां पे ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। बात नंबर 1, रूल में कुछ कमी है। ठीक है, कहां कमी आती है? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो समय के साथ क्या होता है? चेंज। अब इसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक क्वांटिटी के बारे में बात करी कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा तो एक क्वांटिटी आएगी, जिस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट इन्होंने नाम दिया है। समझे भाई ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है, गौर कर रहे हैं कि हमने क्या देखा। बात नंबर 1, यहां पे आंसर कितना? म्यू नॉट आई। यहां पे आंसर कितना? 0। आंसर तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंसी है। और अगर इनकंसिस्टेंसी है तो क्या करें? इनकंसिस्टेंसी अगर है तो सर वो कमी क्या है? हो क्या रहा है सर? यहां तक तो आंसर कितना था? आई। आगे जाते ही आंसर कितना हो गया? 0। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज होता है वहां पे ये चीजें काम नहीं आ पाती हैं। तो अब उसको ठीक कैसे करा जाएगा? ठीक करने के लिए ढूंढ के लाई किसको? डिस्प्लेसमेंट करंट को। क्योंकि नाम में करंट है तो वर्ड क्या रखा? आई, और डिस्प्लेसमेंट है तो डी जो है वो कहां लगा दिया? सबस्क्रिप्ट में लगा दिया। आई का मतलब क्या है? करंट, और डी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है अब? कि सर जब तक कहानी सेम रहेगी, यहां तक करंट जो है वो क्या था? आई करंट फ्लो कर रहा था। जब तक चीजें सेम हैं तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा, एक नई क्वांटिटी, एक नया करंट आ जाएगा जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। जिसके बारे में अगर मुझे लिखना है तो बात नंबर 1 क्या है कि जब तक कंडीशंस क्या रहती हैं? स्टेडी कंडीशन रहती हैं। स्टेडी का मतलब कंडीशंस जब तक क्या रहती हैं? सेम। स्टेडी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट करंट जो है सर वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। जब तक कहानी सेम रहती है, जब तक मेरा करंट सेम जो है वो चलता रहता है, तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है? 0। ये कब आता है? इट अराइजेज, ये पिक्चर में कब आता है? इट अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो ये क्वांटिटी जो है वो पिक्चर में आ जाती है। कितनी आती है इसकी वैल्यू? डिस्प्लेसमेंट करंट को फिर जब वैल्यू दिखाई गई तो इसकी वैल्यू बताई गई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू बताई गई, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी? एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी फाई बाई डी टी। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कल ही समझाया है आपको कि डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई जहां पे लिखा है, फाई की जगह सर क्या लिख लिया? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे फाई लिखा है, फाई की जगह मैंने क्या लिख लिया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो उसको बाहर खींच लूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा सर?
एप्साइले नोट डिवाइडेड बाई एप्साइले नोट इनटू में कितना हो गया डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। एप्साइले नोट से एप्साइले नोट कट गया, डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है करंट के। तो जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है। लेकिन खास बात क्या है सर, जब तक करंट ये वाला है तब तक तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना रहेगा जीरो, और जैसे ही ये वाला करंट जीरो होगा उस टाइम पे पिक्चर में कौन सा करंट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। जब तक नॉर्मल कंडीशन चल रही है तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कब आएगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ क्या होगा चेंज। तो यहां तक करंट कितना था आई 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 आई, यहां तक आई था तो डिस्प्लेसमेंट नहीं था, अंदर जाते ही चीजें बदली तो कौन सा करंट आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर ही होती है कंडक्शन करंट के बराबर होती है। 3 स्टेप पे आ चुके हैं, चौथे में काम खत्म करेंगे। पहला की कुछ कमी है, वो कमी क्यों है, उस कमी को अब ठीक कैसे करेंगे उसके बारे में हमने एक क्वांटिटी पढ़ी और उस क्वांटिटी को नाम क्या दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। जो नॉर्मली कंडीशन में नहीं होता है वो सिर्फ कब पिक्चर में आता है जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके ही बराबर होती है कंडक्शन वाले करंट के बराबर होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया मैक्सवेल साहब ने इस फॉर्मेट को मॉडिफाई कर दिया, तो नाम क्या रख दिया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म जो है ना वो आपने देनी है। तो फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है कि बीडीएल जो था अभी तक बीडीएल जो है वो किसके बराबर है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है। तो अब इस आई में एक क्वांटिटी और ऐड कर दी और उस क्वांटिटी को नाम आपने क्या दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया, कि बीडीएल जो है बीडीएल किसके बराबर था म्यू नॉट इंटू आई। अब आई तक मत छोड़ो, साथ में क्या और ऐड कर दो डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दो। या इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो काम जो है सर वो क्या बन जाएगा कि बीडीएल जो है वो किसके बराबर है बीडीएल बराबर है म्यू नॉट इनटू में आई प्लस डिस्प्लेसमेंट जो करंट है सर उसकी वैल्यू कितनी थी एप्साइले नॉट इनटू में कितना डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, ठीक है कि बीडीएल बराबर है म्यू नॉट आई प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या बताई मैंने एप्साइले नॉट इनटू में डी फाई बाई डी टी। अब ये रूल जो है मॉडिफाई कर दिया गया है, अब हर जगह ये वैलिड होगा चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो चाहे ना हो। कैसे उसको भी चेक कर लेंगे, अभी तक के लिए काम को एक बार दोबारा समझेंगे, सारी चीजों को सीक्वेंस में बता रहा हूं। आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि सर बीडीएल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के। फिर आपने क्या पढ़ा है कि डीसी सोर्स कैपेसिटर को क्या कर देता है ब्लॉक, या कैपेसिटर डीसी को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है। तो आपने बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करा, वायर तक तो करंट था, कैपेसिटर में जाते ही करंट कितना हो गया जीरो। तो यहां तक तो म्यू नॉट आई आंसर है, अगले ही पल आंसर कितना हो गया जीरो। अगर सेम रहता तो क्या कहते हैं कंसिस्टेंट, अगर बदल जाए तो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। इन दोनों इक्वेशन ने बता दिया कि इस रूल में तो क्या है कुछ इनकंसिस्टेंसी, कभी आंसर कुछ और आ रहा है कभी आंसर कुछ और आ रहा है। क्यों आ रहा है सर, क्योंकि जैसे ही अंदर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ क्या होता है चेंज होता है। तो अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो इसको क्या कर दे ओवरकम कर जाए तो उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसने क्या कहा कि मैं नॉर्मल कंडीशन में अराइज नहीं होऊंगा, मैं कब आऊंगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा चेंज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेरी वैल्यू इसके बराबर है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना होगा आई। तो इसी क्वांटिटी को आई में क्या कर दिया गया ऐड कर दिया गया, और ये नया रूल जो है वो बन गया। अब ये क्या ठीक है उसको चेक करेंगे, अभी तक के लिए इतना काम जो उतार लो वो उतार चुके थे वहां पे। पहले तो ये लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाला काम जो है ये उतारो, उसके बाद उस वाले पोर्शन को उतारो कि हमें इन इक्वेशंस से पता चलता है कि रूल में कुछ इनकंसिस्टेंसी है जिसको ठीक करने के उपाय ढूंढेंगे और इसको ठीक कर देंगे भाई। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। अब तक के काम में आप क्या जान चुके हो कि सर कुछ कमी है, फिर क्या देखा वो कमी है क्यों, फिर वो कमी ठीक कैसे होगी। अब वो कमी ठीक कर दिया तो चेक तो करोगे ना कि क्या कमी ठीक होगी है या नहीं हुई है। तो इसका प्रूफ जो है इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ, सुने ध्यान से, वर्ड है कंसिस्टेंसी ऑफ
कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा शांत होकर समझे चीजों को ध्यान से कि अब जो ये आपने बनाया है रूल, जो नया बनाया है, ये रूल अब हर जगह वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करते हैं। उतारेंगे नहीं, समझे ध्यान से कि सर ये जो है हमने एक सर्किट ले लिया जिसमें कैपेसिटर बनाया हुआ है, यहां पे आपने बैटरी को ले लिया जिसको आपने एक की के साथ कनेक्ट कर दिया, और कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है, सुने ध्यान से। यहां पे की है, ये बैटरी है, ये एक कैपेसिटर है सी, समझे ध्यान से। अब करना क्या आपने, आपको क्या पता है सर कि यहां तक अगर हम काम करते हैं, यहां तक तो हमारा करंट आ ही रहा था आई, तो इस वाले रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है, 0। क्योंकि आपको क्या बताया था, जहां पे चीजें बदलती हैं वहां पे जाके डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, उससे पहले कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है। यहां तक तो करंट कितना था, आई था, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां तक कितना है, 0। जैसे ही मैं इस कैपेसिटर के अंदर बात करता हूं तो इस कैपेसिटर को जो है यहां तक बाहर वाले में तो नाम क्या था, C1, कैपेसिटर के अंदर C2 नाम दिया, C2 के अंदर कंडक्शन करंट तो कितना है, 0। फ्लक्स क्योंकि चेंज हो रहा है तो कौन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट पिक्चर में आएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई के। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है, कुछ बच्चों का क्या डाउट है कि सर आई की वैल्यू तो यहां 0 है, नहीं ऐसा नहीं होगा, जितना पहले क्या होता था कंडक्शन, उतना अब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई क्या कहता है कि आई डी किसके बराबर है, आई, और आई कितना है, 0। भाई ये आई 0 हुआ है तभी कौन आया है, आई डी। मान लो पहले 5 कंडक्शन है तो अब 5 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना वो नाम आ जाएगा, समझे हम ध्यान से। तो अगर मैं बात करता हूं तो फॉर लूप C2 या C1, पहले C1 वाले लूप के लिए बात करता हूं, तो C1 वाले लूप के लिए काम जो है वो क्या करना है सर, हमने पढ़ा है कि BDL किसके बराबर है, BDL बराबर होता है म्यू नोट इंटू में कितना, आई, और प्लस में कितना, ID, कि BDL बराबर है, और BDL किसके बराबर है सर, BDL बराबर है म्यू नोट आई प्लस कितना, ID। अब अगर मैं C1 वाले लूप में बात करूं तो C1 वाले लूप में ID की वैल्यू कितनी है, 0। ID की वैल्यू 0 है तो सर ये आंसर कितना बन गया, म्यू नोट इंटू में आई बन गया। ये जो इक्वेशन है इसको क्या मान लिया, फर्स्ट। अगला जो काम है सर, अगला काम क्या है कि BDL दोबारा लगाता हूं फॉर लूप C2। अगर मैं C2 वाले लूप के लिए काम करूं तो C2 वाले लूप के लिए मुझे क्या पता है कि BDL किसके बराबर है सर, BDL बराबर है म्यू नोट इंटू में आई प्लस कितना, ID। जब मैं आगे बढ़ा C2 वाले में अगर मैं जाता हूं तो C2 वाले में आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना रह गया, म्यू नोट इंटू में ID, और ID की वैल्यू किसके बराबर है, आई के। तो ये आंसर कितना हो गया, म्यू नोट इंटू आई। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, कि यहां पे भी करंट कितना है, म्यू नोट आई, यहां पे भी कितना है, आंसर यहां पे भी कितना, म्यू नोट आई, और यहां पे भी कितना। इसी को क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, कि जितना आंसर C1 लूप में है उतना ही आंसर कहां आ रहा है, C2 में। पहले क्या देखी, कमी, फिर वो कमी क्यों है, उस कमी को ठीक कैसे करेंगे, ठीक करने के बाद चेक करा क्या अब कमी ठीक हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये काम जो है ना सर वो हमने पढ़ना है। कई बार पेपर में ये तो नहीं पूछा गया है, ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वो 3 बातें लिखवाई हैं कि नॉर्मली इसकी वैल्यू कितनी है, 0। पिक्चर में कब आता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। फिर उसका फॉर्मूला क्या है, और वो कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है। ये वाला काम उतार लो, काम खत्म है, ये वाला करें जल्दी, शाबाश। सुने ध्यान से, हो गया ये काम, डन है, कर लिया इतना। अब जो है 2 नंबर के लिए ना 4 इक्वेशन पूछी जाती हैं, मैक्सवेल साहब की 4 इक्वेशन है। क्वेश्चन लिखो, उसी में लिखवाता हूं, राइट डाउन। हाँ उसको ठीक कर दिया ना बेटा। अब राइट डाउन 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 4 इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब की 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन उतार लिया तो उसको लिख लो, नहीं तो ये हेडिंग डाल लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्या इक्वेशंस हैं जो किसने दी हैं, मैक्सवेल साहब ने दी हैं। इनको बंद कर दे बेटा, ये चालू कर दे।
मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्या इक्वेशन है? चलिए जी, मैक्सवेल साहब ने क्या क्या इक्वेशंस जो हैं वो आप लोगों को दी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बड़ा आसान सा काम है याद करना, 4 इक्वेशन है, हर एक इक्वेशन 0.5 मार्क्स की है, 2 नंबर के लिए सवाल आ जाता है। गौर करें, याद करना बड़ा आसान सा काम है, गौर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिखता हूं ईडीएल, फिर हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन, हम लिखते हैं ईडीएस। एक इक्वेशन लिखी है ईडीएल, दूसरी जो इक्वेशन है सर वो हमने क्या लिखनी है? ईडीएस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख ली। देखो काम जो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का काम और फिर किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो 2 इक्वेशन तो किसके लिए लिखी? ई के लिए, एक बार डीएल और एक बार क्या है? डीएस। अब 2 इक्वेशन किसकी लिखूंगा? मैग्नेटिक फील्ड की। एक बार क्या हो जाएगा? बीडीएल, और एक बार जो नाम है वो क्या हो जाएगा? बीडीएस। एक बार इक्वेशन है ईडीएल, एक बार इक्वेशन क्या है? बीडीएल, फिर ईडीएस है और फिर नाम क्या है? बीडीएस। ये 4 इक्वेशन जो है ना सर वो हमें पता होनी चाहिए, और ये 4 हमें पता होंगी तो हम काम जो है वो 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। तुम बताओ तुम्हें चारों में से कौन सी पता है? ये बीडीएल वाली तो अभी बताइए। बीडीएल वाली क्या है? म्यू नॉट इंटू में आई प्लस में कितना? आईडी। सही है सर। इसका नाम अगर मैं रखूं तो इसका नाम क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसीएल। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, चलो पढ़ रहे हो आज की क्लास को तुम। मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी है? एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है, और एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म अगर है तो सर इसको म्यू नॉट आई प्लस क्या लिख दिया? आईडी लिख दिया। और कौन सी पता है तुम्हें? सेकंड भी पता है सर। सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो गोस थ्योरम है, जो क्या कहती है? ईडीएस किसके बराबर है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कल की रिवीजन क्लास में जाना था। इसको और अच्छे से लिखूं तो क्या लिख लेता हूं? क्यू नेट एनक्लोज्ड। ये क्या है आशु? ये सर हमारे पास क्या है? गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये गोस थ्योरम है, और गोस थ्योरम किसकी है? ये गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी जानते हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत है सर इतने काम में? नहीं है। और कौन सी पता है? फोर्थ क्या है? बीडीएस इज इक्वल टू बीडीएस म्यू नॉट इंटू आई। तो ये था बेटा, बीडीएस किसके बराबर होता है? 0। बीडीएस किसके बराबर है? 0। एक समय था जब मैंने बताया था कि इसको मैं आने वाले टाइम में पूछूंगा और आप बता दोगे, और मैंने बता दिया कि बीडीएस किसके, पूछ लिया आज और तुम सभी ने जवाब दिया है बहुत आसानी से कि बीडीएस किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब ये लो क्या बताया था? ये समझाया था आपको गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। क्या बताया था ये? गोस थ्योरम या गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कैसे बताया था उसको भी समझा देता हूं। गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो है वो क्या था कि बीडीएस किसके बराबर है? 0 के। समझो ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में सिमेट्रिकल सिस्टम जो है वो समझाया था। ई की जगह क्या हो जाता है? बी। डीएस तो डीएस ही है सर। जो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में होता है वो यहाँ पे क्या होता है? म्यू नॉट का काम करता है। वहां पे जो काम एप्सिलॉन नॉट करता है वो यहाँ पे कौन करता है? म्यू नॉट। अंतर क्या है कि एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में होता है, म्यू नॉट कहां होता है? मल्टीप्लाई में। क्यू का काम कौन करता है? पोल स्ट्रेंथ करता है, तो क्या लिखते हैं? एम नेट लिखते हैं। पढ़ा है ये आपने कि क्यू को किससे रिप्लेस कर देते हैं? क्यू को रिप्लेस करते हैं एम से। एम का मतलब क्या है? पोल स्ट्रेंथ। हमेशा कितने पोल होंगे? 2, एक नॉर्थ और एक ऐसा, नॉर्थ वाला पॉजिटिव और साउथ वाला नेगेटिव। मैंने ये समझाया था आपको, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। वो इसी के बेसिस पे बताया था कि नॉर्थ पोल है तो प्लस एम और साउथ वाला है तो कैसा? माइनस एम। वाशु भाई आंसर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। समझाइए कि बीडीएस किसके बराबर है? 0। ये समझाया था, और बीडीएस 0 के बराबर है गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। पता है आपको इस बात का? इसकी वजह से आपने क्या सीखा था? कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। या इसके बेसिस पे और क्या सीखा था? 2 पोल होंगे, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी, और कैसी होगी? अपोजिट। क्योंकि आंसर कितना चाहिए? 0। तो इक्वल और अपोजिट से ही आंसर कितना आएगा? 0। क्या फर्स्ट वाला लो पता है किसी बच्चे को? ये कम से कम 100 बार कर रखा है तुमने। ये भी पूछने के लिए मैंने कहा था, और तुम फॉर्मेट नहीं पहचान पाओगे। लो तो आपने कई बार पढ़ रखा है। बताओ सर क्या है? ईडीएल बराबर है किसके? ईडीएल किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अभी रिवीजन क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होता है? ईएमएफ या पोटेंशियल। क्या होता है? ईएमएफ या पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है? माइनस का डी फाई बाई डी टी। ये किसने बताया? ये बताओ ये कौन है? फैराडेज सेकंड लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा है, ये क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ। तो ये जो है सर ये हमारे पास क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ। ये 4 इक्वेशन है।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेन आपने पढ़ी है, और चारों की चारों इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल साहब के अंडर आती हैं। समझ आ गई है बात आपको? हेडिंग डाल लो और उतार दो इतने काम को, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो, निपटाई, शाबाश। अगली जो बातें हैं समझें ध्यान से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आपने समझना है। मैंने जिस दिन क्लास शुरू करी थी, मतलब लगभग 5 महीने का टाइम मांगा था आपसे, और लगभग 5 हो भी चुके हैं। क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितना टाइम लगेगा? 5 महीने। 5 महीने जो है वो लगभग हो चुके हैं हमारे, ठीक है। उस दिन पहले दिन जो है मैंने एक बात आपको समझाई थी, उसको रिपीट कर रहा हूं, उसके बेसिस पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन निकल के आएगा। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। हमने एक वर्ड पढ़ा था, ये उतारने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन बात है उसको मैं लिखवाऊंगा। मैंने एक वर्ड करवाया था और वो वर्ड क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या वर्ड पढ़ाया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। गौर करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि चार्ज की स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। आप गाड़ी खरीदने गए तो गाड़ी के तरीके से ही आपने किसको पढ़ना है? चार्ज को। पहले गाड़ी रेस्ट पे है, फिर गाड़ी एक अच्छे रोड पे लेकर गए जिसमें आपने स्पीड को क्या रखा? सेम, और फिर आप बेकार रोड पे चले गए, कभी आप ब्रेक मार रहे हो, कभी आप रेस दे रहे हो। इस तरीके से काम बताया था मैंने। चार्ज की स्टडी भी कितने प्रकार से? 2। एक बार चार्ज जो है वो किस पे होगा? रेस्ट पे, और एक बार चार्ज किस में होगा? मोशन में। अब मोशन के भी सर कितने केस होते हैं? 2। मोशन के 2 कौन से? एक कैसा? यूनिफॉर्म मोशन, जब स्पीड लगातार 80 की स्पीड है तो लगातार किसकी रहेगी? 80 की। और एक बार कभी 80 है, कभी 90 है, कभी 100 है, कभी 0, कभी 5, कभी 10। तो मोशन के कितने केस हो गए? 2। एक यूनिफॉर्म का और एक किसका? नॉन यूनिफॉर्म का। समझ आ गई ये बातें आपको? तो एक बार जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, एक बार केस किसका? यूनिफॉर्म का, और एक बार केस किसका? नॉन यूनिफॉर्म। रेस्ट पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें क्या होंगी सर? रेस्ट पे अगर मैं काम करता हूं तो इसमें हमने क्या पढ़ी थी? यूनिट नंबर 1 जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज पूरी यूनिट में किस पे पड़ा रहा? रेस्ट पे पड़ा रहा। जानते हो आप इस बात को? जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में था, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब क्या? स्पीड लगातार क्या रही है? सेम। तो आपने कौन सी यूनिट पढ़ी? यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, वो पूछेगा पहली 5 यूनिट के नाम बताओ। पहली यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तीसरी का नाम EMI एंड AC। समझ आ गई ये बात? इन सभी में चार्ज भाग रहा था, लेकिन भागते हुए उसकी स्पीड क्या थी? सेम। अब जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन। और अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन है तो सर वो क्या पैदा करता है? EM वेव को पैदा करता है। किसको पैदा करता है? EM वेव, जो कि यूनिट नंबर क्या है? 5। वो आपसे सवाल पूछेगा EM वेव का सोर्स क्या है? तो EM वेव का सोर्स क्या है? कि चार्ज जब किस में होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या चार्ज जब किस में होता है? एक्सेलरेशन में, तो वो क्या पैदा करता है? EM वेव पैदा करता है। हैशटैग बना के, नोट बना के लिखो, एन एक्सेलरेटेड चार्ज, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया आपसे। एन एक्सेलरेटेड चार्ज, एन एक्सेलरेटेड चार्ज, या ब्रैकेट में लिख लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, ब्रैकेट में लिख लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस एन EM वेव, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेटेड चार्ज, ब्रैकेट में लिख लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस एन EM वेव। वो क्या पैदा करता है? एक EM वेव को पैदा करता है। अब नाम में ही दम है सर। क्या नाम है? ये भी बात इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं। इसके बाद वाला काम कल डिस्कस करेंगे, एक दिन और लगा लेते हैं इस यूनिट पे। नाम में क्या है? EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव, वेव का मतलब तो पार्टिकल जो है वो क्या है? मोशन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा रीजन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्या भी होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होने के साथ एक वेव जो है वो क्या करेगी? निकल के आएगी। 3 चीजें होगी। एक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या हो गया? और एक क्या हो गया? EM वेव। मतलब वेव जो है वो निकल के आ रही होगी। तीनों चीजें अगर मैं बात करता हूं तो मान लो हमने क्या मान लिया, ध्यान से समझेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Y डायरेक्शन में, किस में है? और मैग्नेटिक फील्ड किस में है? Z में। तो वेव जो आएगी वो किस में आएगी? X डायरेक्शन में। किस में आएगी? X डायरेक्शन में। मान लो मैं आपको समझाऊं तो ये मेरा हाथ किसको शो कर रहा है? Y एक्सिस को। मतलब इस डायरेक्शन में क्या अवेलेबल है? Y में क्या अवेलेबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला हाथ किसको शो कर रहा है? ये Z एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है? Z एक्सिस। इसमें कौन है?
मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं एक्स में चल रहा हूं तो मैं किसका काम कर रहा हूं? वेव का काम कर रहा हूं। किसका काम कर रहा हूं? वेव का। यह बात आपने ध्यान रखनी है। दोबारा देख लो, तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक क्या हो गया? वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर कौन? मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों के परपेंडिकुलर कौन? वेव। ये कौन है? वाई में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जेड में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स में कौन आएगी चल के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल के आएगी। समझ आ गई है आपको बात? अब आपको ये पता है वाई और जेड दोनों पे परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्स। अगली जो खास बात है सर कि वाई क्रॉस, वाई को किससे लिखा जाता है? जे से, और जेड को किससे लिखा जाता है? के से। और जे क्रॉस के अगर मैं करता हूं तो क्या आता है? आई आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन की किससे करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक की तरफ आऊंगा तो क्या बनेगा? ईएम वेव की डायरेक्शन जो है सर वो पता चलेगी। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इतने वाले काम को कल मैं डिस्कस करूंगा दोबारा से, इतना काम कर लेना है।